जन जन की सरकार जन जन के द्वार मिशन में दावी सरकार की ऐतिहासिक उपलब्धियां, संवेदनशील, जवाबदेही और मनोमुखी शासन का सशक्त उदाहरण बनकर उभरा उत्तराखंड। धर्मनगरी हरिद्वार में उमड़ा भक्तों का सैलाब। मौनी अमावस्या पर हरिद्वार में आस्था का महासंगम नजर आया। कड़ाके की ठंड के बीच श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हिंदी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते बड़ी खबर के साथ, जहां धार्मिक स्थलों पर रील और ब्लॉग बनाने के दौरान बढ़ते विवादों को देखते हुए प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। ऐसे में बद्रीनाथ धाम से अब सिंह द्वार तक आगे मोबाइल फोन ले जाने पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगने वाला है। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त हम आप तक साझा कर रहे हैं। धर्मनगरी में फिलहाल फोन पर प्रतिबंध लग चुका है, तो 4 धाम यात्रा में मोबाइल ले जाना अब वर्जित होगा। रील्स के बढ़ते विवादों से जुड़ा ये फैसला लिया गया है। तो धार्मिक स्थलों पर फिलहाल रील अब बनाना महंगा पड़ सकता है। न केवल हमारे उत्तराखंड राज्य के लिए बल्कि इस पूरे देश के लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण धार्मिक यात्रा होती है। और बाबा केदारनाथ, बद्रीनाथ जी, गंगोत्री, यमुनोत्री और हेमकुंड साहब, ये हमारे सभी बड़ी पवित्र तीर्थ स्थल हैं। इस यात्रा को माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट निर्देश दे रखा है कि इसकी तैयारियां बहुत ही समय से होनी चाहिए और बहुत ही उच्च कोटि की होनी चाहिए, कहीं कोई कमी न रहे। इसीलिए हम लोगों ने आज ये पहली बैठक, जो हमारा सीजन समाप्त हुआ है उसके बाद पहली बैठक आज की गई है, जिसमें सभी यात्रा रूट के आने वाले लगभग पूरा गढ़वाल मंडल आप मान सकते हैं, सभी जिलों के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उपस्थित थे। सभी लाइन डिपार्टमेंट्स, चाहे पीडब्ल्यूडी हो, बीआरओ हो, एनएच हो, पेयजल हो, आपका ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हो, सभी डिपार्टमेंट्स के भी अधिकारी थे। तो वहीं देवभूमि उत्तराखंड 2027 में होने जा रहा अर्ध कुंभ मेले से पूर्व धर्मनगरी हरिद्वार में कुंभ मेला क्षेत्र को गैर हिंदू प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित करने की मांग उठी है। हर की पौड़ी की व्यवस्था देखने वाली गंगा सभा समिति के साथ ही अन्य कई तीर्थ पुरोहितों ने ये मांग उठाई है। तो वहीं हर की पौड़ी क्षेत्र में अहिंदू प्रवेश वर्जित कर दिया गया है। वोट के इस तरीके के वहां पर वोट भी लगा दिए गए, जिसके बाद बड़ा विवाद जन्म लेता दिखाई दे रहा है। वहीं वक्फ बोर्ड अध्यक्ष शादाब शम्स का कहना है कि सनातन धर्म से जुड़े लोगों की राजधानी देवभूमि उत्तराखंड है और देवभूमि में अर्धकुंभ बहुत बड़ा आयोजन है। क्योंकि आस्था का मेला है और मैं ये कहता हूं कि ये देवभूमि उत्तराखंड है। दुनिया के 150 करोड़ सनातनियों की आध्यात्मिक राजधानी देवभूमि उत्तराखंड में एक धार्मिक आयोजन किया जा रहा है, जिसको हम कुंभ कहते हैं। तो अगर मेरे मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि जिसकी आस्था मां गंगा पे न हो, जिसकी आस्था कुंभ पे न हो, उस किसी भी व्यक्ति को नहीं आना चाहिए, तो मुझे लगता है इससे अच्छी बात हो नहीं सकती। हम सब जानते हैं कि पूरे देश और दुनिया के अंदर इस वक्त भारत के ऊपर षड्यंत्र किए जा रहे हैं, भारत के खिलाफ साजिशें की जा रही हैं। बहुत सारे ऐसे लोग जो हमसे नफरत करते हैं, वो कुछ भी हरकत इन आयोजनों में कर सकते हैं। ऐसे इनपुट्स अलग अलग इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी से मिल रहे हैं। तो सीधे आपको हरिद्वार लिए चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार सुनिए। आदरणीय सतपाल महाराज जी, प्रबंध निदेशक सुदर्शन न्यूज सुरेश चौहान जी, डॉक्टर हमारे यहाँ के अतिथि आज के डॉक्टर राजेश्वर सिंह जी, श्री विनय रोहला जी, यहाँ के स्थानीय विधायक हमारे आदरणीय मदन कौशिक जी, आशुतोष शर्मा जी, जिला अध्यक्ष श्यामवीर सैनी जी, शोभाराम प्रजापति जी, संजय गुप्ता जी एवं यहाँ पर आए हुए सभी हमारे विशिष्ट सभी अतिथिगण, सभी महानुभाव और देश दुनिया से आए हुए सभी लगभग 80 से भी, चिन्मया जी ने बताया डॉक्टर साहब ने कि 80 से भी अधिक देशों से पधारे हुए सभी भक्तगण, सभी श्रद्धालुगण, सभी संस्था के सदस्यगण और मीडिया के हमारे सभी मित्र, मैं सबसे पहले तो वेद माता गायत्री के मां गायत्री के चरणों में शीश नवाकर उनको प्रणाम करता हूं और तीर्थ नगरी हरिद्वार की इस
पावन और दिव्य धरा पर आयोजित अखिल भारतीय विश्व गायत्री परिवार के द्वारा आयोजित इस विशिष्ट समारोह में उपस्थित सभी पूज्य संतगणों का, सभी देश विदेश दुनिया से पधारे गायत्री परिवार के साधकों का, सभी का देवभूमि उत्तराखंड और मां गंगा के स्थान, इस पवित्र स्थान पर आप सबके पहुंचने पर, आप सबके आने पर मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। ये ध्वज बंधन का समारोह कोई साधारण आयोजन नहीं है। ये गायत्री परिवार के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में होने वाले उन 3 ऐतिहासिक और युगांतकारी घटनाओं के 100 वर्ष पूरा होने का अवसर है, जिन्होंने इस विराट युग आंदोलन को स्पष्ट दिशा और चेतना प्रदान करने का काम किया है। यहां एक और अखंड ज्योति के दिव्य प्राकट्य की शताब्दी है, वहीं यह युग दृष्टा श्रद्धेय पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा आरंभ की गई उस तप साधना के भी 100 वर्ष हैं, जिसने युग निर्माण के इस विराट आंदोलन की आधारशिला रखी। इसी के साथ साथ ये वर्ष वंदनीय माताजी भगवती देवी शर्मा जी का जन्म शताब्दी वर्ष भी है। जन्म शताब्दी के इस अवसर पर मैं परम वंदनीय प्रातः स्मरणीय माताजी भगवती देवी शर्मा जी को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। साथ ही मैं गायत्री देवी के सिद्ध साधक, विचार क्रांति के सूत्रधार पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी को भी नमन करता हूं, जिनके द्वारा रोपित अखिल विश्व गायत्री परिवार बीज आज बड वृक्ष का रूप लेकर विश्व के असंख्य लोगों को ज्ञान और संस्कार की छाया दे रहा है, उनको एक मार्गदर्शन देने का, पाथेय देने का काम कर रहा है। ये मेरा भी सौभाग्य है कि आज मुझे आप सभी महानुभावों के बीच में इस ऐतिहासिक अवसर का साक्षी बनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। सच में जितने लोग सामने दिखाई दे रहे हैं, इधर दिखाई दे रहे हैं, उधर दिखाई दे रहे हैं, उतने ही सारे लोग, उससे भी ज्यादा लोग इसके आसपास के पंडालों में भी विराजमान हैं। मैं उन सबका भी मैं हृदय से स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, गायत्री मंत्र हमारी सनातन संस्कृति का जीवंत तेज पुंज है, और इस मंत्र से जो हमें प्रेरणा मिलती है कि हम अपने जीवन में जो भी निर्णय लें, हम अपने जीवन में जो भी कर्म करें, जो भी मार्ग चुनें, वो सत्य से प्रेरित हो, लोक कल्याण के लिए हो और धर्म के अनुरूप हो, जिससे किसी को कष्ट न हो। जब इस मंत्र का जाप देवभूमि उत्तराखंड में किया जाता है तो इसकी महिमा का प्रभाव और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यह वह भूमि है जहां असंख्य ऋषियों ने वर्षों तक घोर तपस्या की है, जहां हिमालय एक मौन साधक की भांति हजारों वर्षों से खड़ा है, और जहां गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियां मानवता को जीवन प्रदान कर रही है, जल भी देती है और जीवन देने का भी काम करती है। भाइयों बहनों, अखिल भारतीय विश्व गायत्री परिवार केवल एक संस्था नहीं है, बल्कि एक युग चेतना का जीवंत आंदोलन है। ये एक ऐसा विचार प्रभाव है जिसने अध्यात्म को कर्म से और कर्म को साधना से और साधना को सेवा से, सेवा से संस्कार को और संस्कार को व्यक्ति निर्माण से और व्यक्ति निर्माण को राष्ट्र निर्माण से और राष्ट्र निर्माण को विश्व कल्याण से जोड़ते हुए वसुधैव कुटुंबकम की भावना को व्यवहार में उतारने का काम किया है। आज भारत ही नहीं बल्कि विश्व के कोने कोने में फैला गायत्री परिवार विश्व भर में मानवता, नैतिकता और सद्भाव का दीप प्रज्वलित कर रहा है। गायत्री परिवार आज विश्व के 80 से भी अधिक देशों में फैले अपने 5000 से अधिक केंद्रों के माध्यम से मानवता की सेवा कर रहा है। इसके 15 करोड़ से अधिक साधक संपूर्ण विश्व में ज्ञान, साधना और सेवा के माध्यम से समाज में आध्यात्मिक चेतना का प्रसार कर रहे हैं। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हो रही है कि ये आज के इस पावन अवसर पर 42,000 से भी अधिक कार्यकर्ता इस आध्यात्मिक महायज्ञ के साक्षी बन रहे हैं, जो प्रत्यक्ष रूप से बने हैं। वैसे तो मुझे लगता है डिजिटल माध्यम से कई करोड़ों लोग आज इस
इस महाकार्यक्रम से जुड़े होंगे, महायज्ञ से जुड़े होंगे और अपने समर्पण, सेवा भाव और साधना से मानवता के इस दिव्य संदेश को सशक्त रूप से आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इस विराट आध्यात्मिक आंदोलन के मूल में युग ऋषि पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी का तपस्वी जीवन है। उन्होंने कहा था कि हम बदलेंगे तो युग बदलेगा। यह कोई नारा नहीं बल्कि उनका जीवन दर्शन था, राष्ट्र निर्माण की कार्य योजना थी। आचार्य श्रीराम शर्मा जी न केवल एक महान साधक और युग दृष्टा थे बल्कि सनातन संस्कृति के सशक्त प्रचारक भी थे। उन्होंने हमारी ऋषि परंपरा को दिव्य संस्कार, गहन आध्यात्मिक ज्ञान, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सामुदायिक सांस्कृतिक चेतना को जन जन तक पहुंचाने का अभूतपूर्व कार्य किया। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मजबूत नेतृत्व में भारत अपनी सांस्कृतिक चेतना के पुनर्जागरण के अमृत काल में प्रवेश कर चुका है। वर्षों तक उपेक्षित रहे हमारे गौरवशाली इतिहास, सांस्कृतिक विरासत को आज न केवल फिर से पुनर्स्थापित किया जा रहा है। तो चलिए आगे बढ़ जाएंगे, जहां पावंटा साहिब बल्लूपुर 4 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बीच कनेक्टिविटी को नई मजबूती देने जा रही है। ऐसे में NH 7 के तहत विकसित ये कॉरिडोर देहरादून को यातायात जाम से राहत दिलाने के साथ यात्रा समय में कमी लाएगा। 44.8 किलोमीटर लंबी इस परियोजना में ग्रीनफील्ड बाईपास शामिल है, जिससे भीड़भाड़ वाले कस्बों से होकर गुजरने वाले ट्रैफिक को वैकल्पिक मार्ग भी मिलेगा। परियोजना हमारा पावंटा साहिब जो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, उत्तराखंड हिमाचल बॉर्डर पे, उसको देहरादून शहर से कनेक्ट करने वाला नेशनल हाईवे 7 था, जो पुराना 2 लेन जिसकी चौड़ाई थी, उसको 4 लेन वाइडनिंग की रिक्वायरमेंट जब ट्रैफिक के कंजेशन के हिसाब से हमने देखी तो उसके 4 लेन चौड़ीकरण का प्रस्ताव बनाया गया। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के द्वारा यह परियोजना 2022 में स्वीकृत करी गई और 2023 में इस पर कार्य शुरू करा गया। यह प्रोजेक्ट अभी 44 किलोमीटर की टोटल इसकी लेंथ है और इसकी कुल लागत लगभग 1650 करोड़ है और ये प्रोजेक्ट 95% फिजिकली प्रोग्रेस कंप्लीट हो चुका है। फरवरी 2026 तक पूर्ण रूप में कंप्लीट हो जाएगा। कुल्हाल से लेके झाझरा चौक तक का पूरा सेक्शन ओपन है, ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। तो आप फरवरी 2026 तक ये मान रहे हैं? फरवरी 2026 तक इसमें एक अंडरपास का थोड़ा काम बचा है अप्रोच रोड का, और मेजर ब्रिज जो हमारा यमुना के ऊपर इसका थोड़ा काम बचा हुआ है अप्रोच रोड का, वो कल कंप्लीट हो जाएगा। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा संचालित जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम प्रदेश में संवेदनशील जवाबदेही और परिणामोन्मुखी शासन का सशक्त उदाहरण बनकर उभरा है। ऐसे में 17 जनवरी 2026 तक जारी आंकड़े इस बात को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि सरकार न केवल जनता की समस्याएं सुन रही है बल्कि उनका समयबद्ध समाधान भी सुनिश्चित किया जा रहा है। प्रदेश के सभी 13 जिलों में इस अभियान के अंतर्गत अब तक कुल 383 शिविरों का आयोजन किया गया है और इनमें 18 शिविर आयोजित हुए हैं, जबकि अब तक 381 शिविरों के माध्यम से आम नागरिकों को सीधे लाभ पहुंचाया गया है। इन शिविरों में अब तक 3,07,705 नागरिकों ने प्रतिभाग भी किया, जिनमें 19,875 लोग शामिल हैं। ये व्यापक जन सहभागिता मुख्यमंत्री धामी की जन केंद्रित शासन प्रणाली जनता के विश्वास को दर्शाती है और इन शिविरों के माध्यम से सरकार को अब तक 31,288 शिकायतें प्रार्थना पत्र भी मिले हैं और इनमें से 21,047 शिकायतों का सफलतापूर्ण निस्तारण भी किया गया है, जबकि 1,556 शिकायतों का समाधान किया गया है। ये उपलब्धि प्रशासनिक सक्रियता, विभागीय समन्वय और निर्णय लेने की गति का प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग की तरफ से जारी स्टेट स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग के 5वें संस्करण से उत्तराखंड को मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम विकसित करने में लीडर के रूप में मान्यता प्रदान की गई है और इस उपलब्धि के लिए राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के अवसर पर उत्तराखंड सरकार के उद्योग विभाग सर्टिफिकेट ऑफ जारी किया गया। ऐसे में वहीं स्टार्टअप इंडिया रैंकिंग में उत्तराखंड को लीडर का दर्जा मिलने पर बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करते हुए प्रदेश मुख्यमंत्री को बधाई देते हुए कहा कि स्टार्टअप के साथ साथ उत्तराखंड सरकार ने हर क्षेत्र में बेहतर काम किया है। में उत्तराखंड सरकार ने बहुत बेहतर काम किया है और स्टार्टअप के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा काम उत्तराखंड कर रहा है। माननीय मोदी जी ने जो स्टार्टअप को महत्व दिया है और इसके माध्यम से
जो रोजगार के नए अवसर तलाशे हैं। हमारे बहुत सारे नौजवानों ने स्टार्टअप स्टार्ट किया और उस स्टार्टअप के माध्यम से जहाँ उन्होंने व्यावसायिक क्षेत्र में अपनी धाक जमाई है, उसके साथ साथ बहुत सारे रोजगार भी जनरेट हुए हैं, जो कि हमारे उत्तराखंड राज्य की एक बड़ी आवश्यकता थी। तो इसीलिए स्टार्टअप के लिए हमको जो लीडर की श्रेणी में रखा गया है, मैं केंद्र सरकार को का आभार भी व्यक्त करना चाहता हूँ और उत्तराखंड सरकार को और यहाँ के आवाम को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। तो वहीं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के बयान को लेकर कांग्रेस ने हमला किया था, जिस पर बीजेपी प्रवक्ता ने पलटवार किया। बीजेपी प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि इस मामले में कांग्रेस राजनीतिकरण करके उस इतिहास पर पर्दा डालना चाहती है जो क्रूरता का अभिप्राय रहा है। देखिए, अजीत डोभाल जी कौन है? एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपने देश की सुरक्षा के लिए अन्य दूसरे देश में जाकर के 7 साल वहां गुजारे और कैसी जिंदगी उन्होंने गुजारी होगी, उनकी भावनाओं के ऊपर, उनकी भक्ति के ऊपर, उनकी देशभक्ति के ऊपर इस तरीके से कांग्रेस अपना प्रश्न चिन्ह लगाने का काम करेगी तो मुझे लगता है कि ये पूरा देश देख रहा है, पूरे देश की जनता देख रही है, हमारा यंग जो लीडर है वो देखने का काम कर रहा है। यंग लीडर डायलॉग्स में जिस तरीके से अजीत डोभाल जी ने पिछले इतिहास के बारे में बताया और उन्होंने कहा कि हमारे गांव भी लूटे हैं, हमारे मंदिर भी टूटे हैं और कई बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी हैं जिनसे हमें सबक लेने की आवश्यकता है। और उन्होंने प्रतिशोध के ऊपर यह भी कहा कि प्रतिशोध शब्द अच्छा नहीं है, लेकिन प्रतिशोध से हमारे अंदर एक शक्ति आती है, एक हिम्मत आती है, एक ताकत आती है। ये जिस तरीके से उन्होंने एक भावनात्मक प्रेरणा देने का काम किया और युवाओं को आगे बढ़ने के लिए कहा, उन्होंने कहा इतिहास को जानना भी जरूरी है, उस इतिहास से सबक लेना भी जरूरी है, लेकिन कांग्रेस उस इतिहास को छुपाना चाहती है, इसलिए उनके इस वक्तव्य को एक जो है राजनीतिकरण देकर के गुमराह करने की कोशिश कर रही है। क्योंकि तो मसूरी में विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जॉर्ज एवरेस्ट तक जाने वाले मार्ग को लेकर विवाद और गहरा गया। आम रास्ते पर रोक और कथित अवैध शुल्क वसूली को लेकर स्थानीय लोगों, संघर्ष समिति और कंपनी प्रबंधन आमने सामने नजर आ रहे हैं। रविवार को नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने पालिका अधिकारियों, सभासद और संघर्ष समिति के सदस्यों के साथ मौके पर पहुंचकर स्थिति का स्थलीय निरीक्षण भी किया। ऐसे में निरीक्षण के दौरान उस समय तनाव बढ़ गया जब जॉर्ज एवरेस्ट गेट पर तैनात निजी सुरक्षा गार्डों ने पालिका अध्यक्ष, अधिकारियों और मीडिया कर्मियों को अंदर जाने से रोकने की कोशिश की। आरोप है कि मीडिया कर्मियों के साथ अभद्रता भी की गई, जिससे मौके पर तीखी नोकझोंक भी हुई। तो वहीं पालिका अध्यक्ष के हस्तक्षेप के बाद स्थिति नियंत्रित हुई और निरीक्षण संभव हो पाया। से जॉर्ज एवरेस्ट बना है उसी दिन से यहाँ पर झगड़ा चल रहा है इस रास्ते को लेकर, क्योंकि इनके द्वारा पहले नीचे टोल लगा दिया गया था जहाँ पर लोगों से पैसा लिया जाता था और उसके ऊपर अब जब है अब इन्होंने वहाँ पर जब लोगों ने आपत्ति जताई की, कोर्ट वगैरह गए तो इन्होंने ऊपर यहाँ गेट पर एंट्री फीस लेनी शुरू कर दी। परंतु जांच के पश्चात पता चला है कि ये जो रास्ता है ये कॉमन रास्ता है और ये रास्ता नगर पालिका का है। शुरू से ही ये ऊपर से लेकर लास्ट जहाँ तक हेलीपैड बना है वहाँ तक ये नगर पालिका का रास्ता है और इसमें पूर्व में भी नगर पालिका ने इसमें इस कार्य कराया था। तो मेरा मानना यही है कि ये रास्ता जो है ये रास्ता आम पब्लिक के लिए खुल जाना चाहिए। ये 2-2.5 साल से जो परेशानियां चली आ रही थी तो आज ये उस मुकाम पे पहुंची कि नगर पालिका भी अपने टेक्निकल्स के साथ जो ड्राफ्ट्समैन वगैरह हैं अपना रिकॉर्ड लेके आए हैं और हम लोगों पे तो हाई कोर्ट का ऑर्डर है, हमको तो कोई ज़रूरत है ही नहीं किसी कागज़ लाने की। तो यहाँ पे आकर जो भी आके फाइनली ऊपर जो है पार्क हाउस पे जो है इनसे डिस्कस किया गया। जो इनके कर्मचारी थे, अब वो कर्मचारी थे वो तो उतना समझ नहीं पाए क्योंकि ये तो एक तरह से यहाँ पे किराएदार हैं। मेन तो टूरिज़्म है, टूरिज़्म उस चीज़ को जो उन्होंने इन्हें कहा होगा इन्होंने उस हिसाब से कर रहे हैं। लेकिन रास्ता ये आज क्लियर हो गया, ड्राफ्ट्समैन, स्केलिंग और जो सब लोगों के साथ मिलके यहाँ पे देखा गया कि भाई ये रास्ता जो है नगर पालिका का ही है और थोरोफेयर है। और क्या कहते हैं, अध्यक्ष जी ने भी उस चीज़ को मान लिया है, सभासद जी ने भी मान लिया है, सारे टीम मेंबर्स ने मान लिया है। क्योंकि कोर्ट का भी आदेश था और कोर्ट के आदेश का पालन करना हम सभी की जिम्मेदारी बनती है, जिसके तहत ये था कि यहाँ से यहाँ पे लोकल और प्लस जो टूरिस्ट आता है उनसे किसी भी तरीके का एंट्री फीस ना ली जाए। उसी के चलते हुए आज यहाँ पे हम लोगों ने एक कंपनी के जीएम के साथ भी बैठक करी जिसमें हमारी सम्मानित सभासदा भी थी, जॉर्ज एवरेस्ट के सम्मानित समिति के सभी सदस्यगण भी थे और आज इस निर्णय पे पहुँचे कि
ये रास्ता पालिका का है, पालिका ने इस रास्ते पे काम भी किया है और टूरिज्म के साथ भी बातचीत होगी कि जब ये अक्वायर किया गया था, यहाँ पे जो पालिका की जो प्रॉपर्टी अक्वायर की गई थी, टूरिज्म ने ली थी, तो उस समय रास्ते का किस तरीके का अस्तित्व रहा होगा ये टूरिज्म से भी क्लियर करना अभी बाकी है। लेकिन फिलहाल अभी कंपनी के जो यहाँ पे जीएम है उन्होंने कहा हमें 10 दिन का टाइम दे दीजिए, हम अपने मैनेजमेंट से बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। खबर जनपद उधम सिंह नगर से है, जहां किसान आत्महत्या को लेकर सिख समाज भी लामबंद होने लगा है। ऐसे में जनपद मुख्यालय रुद्रपुर और आसपास के लगभग 2.5 दर्जन गुरुद्वारों के प्रतिनिधि गुरुद्वारा सिंह सभा गोल मार्केट कार्यालय में इकट्ठा हुए। गुरुद्वारा सिख केंद्रीय कमेटी के तत्वाधान में हुई उक्त बैठक में वक्ताओं ने विगत 11 जनवरी को ITI थाना क्षेत्र अंतर्गत पैंगा निवासी किसान सुखवंत सिंह द्वारा हल्द्वानी के एक होटल में आत्महत्या मामले को लेकर पुलिस प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाए। तो ऐसे हालातों में हम उस परिवार के अपने उस बहन से, उस भाई से, हम उनको भी ये तसल्ली देना चाहते हैं। पूरा सिख समाज और रुद्रपुर के जो आज ये 29 गुरुद्वारों के सिख सेंट्रल कमेटी, यहाँ का पूरा सिख समाज आपके साथ खड़ा है। हम उनके साथ जाकर मिलेंगे। हमारे लायक जो भी सेवा, जो भी आदेश उस परिवार का होगा, हम उनके साथ हर हालात में खड़े रहेंगे। उस परिवार के ऊपर किसी भी तरह का दबाव ना बनाया जाए। और हम संगत से अपील करते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा जो 20 जनवरी को अंतिम अरदास है उस मृतक भाई की, वहां पर अधिक से अधिक संख्या में संगत जो है पहुंचे। और आपको जाते जाते ये बता दें कि 20 तारीख तक हम सारे लोग इस मसले पर हम नजर बनाए बैठे हैं। अगर उचित और सही तरीके से हमारी इन मांगों को और इस कार्रवाई को अगर नहीं किया जाता है तो 20 तारीख के बाद हम एक बड़ी मीटिंग दोबारा से इस मसले पर बुलाकर अपनी आगे की रणनीति जो है वो तय करेंगे और आगे इस कार्य। पूरे सिख समाज में इस आत्महत्या का बहुत गहरा दुख है। एक आवाज पर 29 गुरुद्वारों के सभी प्रतिनिधि यहाँ पहुंचे और सबने ये मांग की है कि जो कार्रवाई हो रही है उससे आम जनता संतुष्ट नहीं है। CBI इंक्वायरी होनी चाहिए, उसको अपने पैसे तो 4 करोड़ मिलने चाहिए। सरकार ने जो लापरवाही किया उसे 4 करोड़ का मुआवजा दिया जाए और सभी लोग उस पर नजर बना के बैठे हुए हैं। अतिशीघ्र अगर कार्रवाई नहीं होगी तो पुनः मीटिंग करके आगे की रणनीति तय की जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। जहां मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण यानी कि MDDA की तरफ से प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध प्लॉटिंग और अनधिकृत निर्माणों के विरुद्ध सख्त रुख अपनाते हुए बस्तीकरण की कार्रवाई लगातार जारी है। और इसी क्रम में प्राधिकरण क्षेत्र अंतर्गत देहरादून के पुरकुल क्षेत्र मसूरी रोपवे प्रोजेक्ट के आसपास लगभग 40 से 50 सीपी का भूमि में की जा रही अवैध प्लॉटिंग पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी देखने को मिली। उक्त भूमि पर बिना स्वीकृति की सड़कें, भूखंडों का चिन्हांकन और बाकी अवैध संरचनाएं विकसित की जा रही थी, जो मास्टर प्लान और प्राधिकरण के नियमों का स्पष्ट उल्लंघन थी। और इसी के साथ बुलेटिन बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहें दी खबर। नमस्कार।